डीयू काउंसलिंग की फुल डिटेल, दिल्ली यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग की A to Z सारी जानकारी आज के वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूं। इसके अलावा आपको कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा डीयू काउंसलिंग से रिलेटेड। A to Z सारी की सारी प्रोसेस आज के वीडियो में ही हम कवर करेंगे, ठीक है। इसके बाद आपका कोई दिक्कत, कोई परेशानी आपको नहीं रह जाएगी। आप पूरी तरह से समझ जाओगे कि डीयू की काउंसलिंग कैसे होती है। तो हर एक इंफॉर्मेशन हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं वीडियोस के थ्रू, फ्री ऑफ कॉस्ट। आप वीडियोस के थ्रू इंफॉर्मेशन गैदर करके अपनी काउंसलिंग कर सकते हैं। अगर आपको हमसे हेल्प चाहिए काउंसलिंग के लिए तो हमारी एक बार ये वीडियो देख सकते हैं काउंसलिंग के लिए, ठीक है। तो इसमें जो हमने फीस रिकमेंड की है उस फीस के थ्रू आप हमसे हेल्प ले सकते हैं। और अगर आपको सिर्फ दिल्ली यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग करानी है तो उस केस में हम 1500 चार्ज कर रहे हैं फॉर वन कोर्स। अगर आपको काउंसलिंग कराना है सारे राउंड्स के लिए, डीयू में मतलब फर्स्ट से लेकर लास्ट तक सारा काम हम खुद करेंगे 1500 के चार्ज में एक कोर्स के लिए। और अगर एक से ज़्यादा कोर्स करवा रहे हो आप तो 3000 का चार्ज लगेगा। हम अपना नंबर आपसे शेयर कर देते हैं 8957391589। ये हमारा फ़ोन नंबर है। इस पर आप व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट करके हमसे काउंसलिंग करवा सकते हो या अपना डाउट क्लियर कर सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं काउंसलिंग के फुल प्रोसेस की, ठीक है। काउंसलिंग का फुल प्रोसेस कैसे होने वाला है A to Z, एक एक बात समझना जरूरी है। वीडियो लंबा जरूर है लेकिन समझ में सब कुछ आएगा। इसके बाद आप खुद भी काउंसलिंग कर पाओगे, इसलिए मैं डिटेल में वीडियो बना रही हूँ, ठीक है। देखो, दिल्ली यूनिवर्सिटी जिसको शॉर्ट में हम DU कह देते हैं, या फिर इसी को शॉर्ट में कई जगह यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली ऐसे लिखा होता है। तो ये दोनों का मतलब सेम है। एक एक चीज़ समझना ज़रूरी है, इसलिए टाइम लेके एक एक चीज़ समझाऊंगी। देखो, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में बहुत सारे कोर्सेज हैं। अगर आपको पहले ये वीडियो देखना है कि कौन कौन से कोर्सेज उसमें अवेलेबल हैं तो कमेंट करिएगा, उस पर भी आपको बहुत जल्द वीडियो मिलेगा। तो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में एडमिशन लेने के लिए सबसे पहले आपको ये देखना होता है कि आप एलिजिबल हो या नहीं। एलिजिबिलिटी देखनी होती है। अब एलिजिबिलिटी में दो तरह की एलिजिबिलिटी आती है। कौन कौन सी समझाती हूँ। देखो, एलिजिबिलिटी में दो तरह की एलिजिबिलिटी आती है। एलिजिबिलिटी नंबर 1, आपका 12th पास होने चाहिए प्लस आपका 50% होना चाहिए अगर आप जनरल, EWS या आप OBC हो तो, ठीक है। और अगर आप SC ST हो तो आपका 45% है तो भी चलेगा। SC ST PWD के लिए, ठीक है, 45% है तो भी चलेगा। ये एलिजिबिलिटी सबसे पहली एलिजिबिलिटी जो आपको पूरी करनी होगी। और अगर ये एलिजिबिलिटी नहीं है, आप कितने भी मार्क्स लाए हो उससे कोई मैटर नहीं पड़ता, आप DU में और ना ही किसी अदर कॉलेज में एडमिशन पा पाओगे। तो पहली एलिजिबिलिटी तो ये आपको देखनी होगी। दूसरी है कि DU कोर्सेज का, DU कोर्स वाइज सब्जेक्ट्स मैंडेटरी होते हैं। उन सब्जेक्ट्स में आपने एग्जाम दिया है कि नहीं। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे मान लेते हैं DU में आपको BA का कोर्स करना है और BA के कोर्स के लिए 4 सब्जेक्ट मांगे गए हैं। मान लेते हैं BA कोर्स के लिए 4 सब्जेक्ट मांगे गए हैं, तो उन चारों सब्जेक्ट में अगर आपने एग्जाम नहीं दिया है तो आप DU में वो BA का कोर्स नहीं भर सकते। तो आप DU की सबसे पहले कोर्स लिस्ट चेक करिए और उन कोर्स वाइज क्या एलिजिबिलिटी है ये चेक करिए। तो आपको कोर्स के हिसाब से आपको सारे सब्जेक्ट में एग्जाम दिया हुआ ना जरूरी है। अगर आपने मान लेते हैं DU के किसी कोर्स में 4 सब्जेक्ट मांगे गए हैं और आपने सिर्फ 3 में एग्जाम दिया है तो आप एलिजिबल नहीं हो, भले आप काउंसलिंग करा लो, आपको कोर्स नहीं मिलेगा। तो ये चीज़ चेक करना ज़रूरी है। अगर आप मुझसे इस पे वीडियो चाहते हो कि मैम कोर्स वाइज एलिजिबिलिटी आप वीडियो बना दीजिए, तो मुझे लगभग 1 से 1.5 घंटे का टाइम लगेगा। अगर आप कहते हो तभी मैं वो वीडियो बनाऊंगी, ठीक है। कमेंट में आप मेंशन कर देना, मैं कोर्स वाइज एलिजिबिलिटी पे वीडियो आपके लिए बना दूंगी। क्लियर है। इसमें बहुत समय लगेगा, इसलिए इस वीडियो में मैं ये चीज़ इंक्लूड नहीं कर रही हूँ, क्योंकि DU में बहुत सारे कोर्सेज हैं, बहुत सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ठीक है। तो बिना चेक किए आप DU की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट ना करें, ठीक है। बिना चेक किए आप DU के काउंसलिंग में पार्टिसिपेट ना करें। DU का कोर्स वाइज सब्जेक्ट मैंडेटरी होना चाहिए आपका। तीसरा, इसमें एक तीसरी एलिजिबिलिटी है जो कि बच्चों को परेशान करती है। तीसरी एलिजिबिलिटी है सब्जेक्ट मैपिंग। सब्जेक्ट मैपिंग आपकी होनी चाहिए। मतलब ये हुआ कि आपने 12th जिन सब्जेक्ट से पास किया है या तो उसी सब्जेक्ट में एग्जाम दो या उससे रिलेटेड सब्जेक्ट में एग्जाम दो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लेते हैं 12th में आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी था, तो आप यहाँ पे भी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी लो, या तो फिजिक्स से रिलेटेड कोई सब्जेक्ट, केमिस्ट्री से रिलेटेड कोई सब्जेक्ट या बायो से रिलेटेड कोई सब्जेक्ट लो। जैसे
बायोकेमिस्ट्री, जैसे बायोफिजिक्स, तो आपका रिलेटेड सब्जेक्ट होना चाहिए, या तो 12th के सब्जेक्ट हो या तो उससे रिलेटेड सब्जेक्ट हो, या तो ऐसे सब्जेक्ट हो जिसमें कम से कम 50% सिलेबस आपका मैच करता हो। जैसे आपने 12th में बायो पढ़ी और आपने सीयूटी में कोई पेपर दिया, तो उसका 50% जो सिलेबस है वो आपके 12th के सब्जेक्ट से मैच करना चाहिए। अगर मैच नहीं करता तो आपका सब्जेक्ट मैपिंग फेल है, आप डीयू में नहीं जा सकते। सब्जेक्ट मैपिंग पे मैं एक स्पेशल वीडियो भी बनाऊंगी और इस वीडियो में भी समझाऊंगी, ठीक है। सब्जेक्ट मैपिंग को अभी हम और डिटेल में देखेंगे। ये चीज चेक किए बिना आप दिल्ली यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग ना कराएं। अगर आप कराते भी हैं, कॉलेज मिल भी जाता है, तो कोई फायदा नहीं अगर आप एलिजिबल नहीं हो तो, ठीक है। तो एलिजिबिलिटी के लिए ये सारी चीजें चेक करना जरूरी है। हाँ, जनरल टेस्ट पे जीएटी जो है उस पे सब्जेक्ट मैपिंग जो है वैलिड नहीं है। मतलब अगर आपने जनरल टेस्ट दिया है और आपका 12th में जनरल टेस्ट नहीं था तो उससे कोई लेना देना नहीं है। जनरल टेस्ट पे सब्जेक्ट मैपिंग अलाउ नहीं होती है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, इसके आगे बढ़ते हैं। आप समझिए, डीयू में जो काउंसलिंग होती है वो 3 स्टेप में होती है। स्टेप नंबर 1 को हम कहते हैं फेज 1। फेज 1 जो कि स्टार्ट हो चुका है, इस बात का ध्यान रखिएगा, और बहुत जल्दी खत्म भी होने वाला है। अगर आप फेज 1 में रजिस्टर नहीं करते हो तो आप आगे नहीं बढ़ सकते, डीयू में आप एडमिशन नहीं करवा पाओगे, ठीक है। दूसरा है आपका फेज 2। फेज 2, इसके बाद तीसरा स्टार्ट होगा आपका फेज 3। ये 3 स्टेप में आपकी काउंसलिंग चलेगी। डीयू की काउंसलिंग बड़ी ही अलग होती है। कैसे करवानी है, कहां से करवानी है, सब कुछ बताऊंगी, चिंता मत करो। तो डीयू में 3 स्टेप में काउंसलिंग होती है, फेज 1, फेज 2, फेज 3। सावधानी की बात है कि कम से कम फेज 1 अभी अच्छे से समझ लो। फेज 1 आपका स्टार्ट हो चुका है, काफी पहले स्टार्ट हुआ है और जल्दी ही एंड होने वाला है। तो इसलिए बहुत वेट ना करिए, अगर आपको डीयू में जाना है तो इसकी काउंसलिंग जरूर रजिस्टर कर दीजिए। और फेज 1 में ही आपको फीस देनी होती है। फेज 1 में क्या देनी होती है, आपको फीस देनी होती है। फीस कितनी लगती है, 250 रुपए लगती है फॉर जनरल, ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी। जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी के लिए 250 लगता है। 100 रुपए लगता है आपके एससी और एसटी के लिए। अच्छा, लेकिन कुछ कोर्सेज की फीस एक्स्ट्रा लगती है। कौन से कोर्सेज हैं बता रही हूं, देखिए। अगर आपने स्पोर्ट्स कोटा के लिए अप्लाई किया है, स्पोर्ट्स कोटा का आपने अप्लाई किया है, तो उस केस में आपका 100 रुपए एक्स्ट्रा लगेगा। जिस भी कैटेगरी से आप हो उस कैटेगरी के हिसाब से 100 रुपए एक्स्ट्रा, यानी कि जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस हो तो 350 लगेगा, एससी एसटी हो तो 200 रुपए लगेगा, ठीक है। और अगर आपने बीएफए, बीए म्यूजिक, ठीक है, या फिर आपने बीएससी, पीई, एचई या एस में ले रखा है तो 400 रुपए एक्स्ट्रा लगेगा। यानी कि जो भी फीस मैंने पहले बताई है उसमें 400 रुपए और जोड़ के लगेगा पर कोर्स। मान लेते हैं ये वाला ऐड कर रहे हो तो 400 एक्स्ट्रा, ये ऐड कर रहे हो तो दोनों मिला के 800 एक्स्ट्रा, ठीक है। मतलब कि 2 ऐड कर रहे हो तो दोनों का अलग अलग 400 लगेगा, समझ गए। और स्पोर्ट्स कोटा के लिए 100 रुपए एक्स्ट्रा लगेगा। और अगर मान लेते हैं आपका ईसीए कोटा है, ईसीए, तो भी आपका 100 रुपए एक्स्ट्रा लगेगा। और अगर आप ये दोनों कोटा से अप्लाई करोगे तो 200 रुपए एक्स्ट्रा लगेगा, ठीक है। तो ये स्पेशल बच्चों के लिए है जो इनके लिए अप्लाई कर रहे हैं। बाकी सबके लिए ये फीस लगने वाली है, चाहे आप जितने कोर्स भरो, चाहे जितने कॉलेज भरो, ये फीस आपकी लगने वाली है। क्लियर? अच्छा, तो ये आपके फेज 1 के लिए है। फेज 1 के लिए रजिस्टर कर दीजिए। रजिस्टर करने में क्या क्या करना होगा सब कुछ समझा दूंगी अभी। फेज 1 का पूरा डिटेल अभी समझाऊंगी। तो फेज 1 का सीधा सा मतलब है कि आपको रजिस्ट्रेशन करना है और फीस पेमेंट करनी है, बात खत्म। फेज 1 में और कुछ नहीं करना होता। रजिस्ट्रेशन में क्या क्या लगेगा अभी समझाऊंगी। फिर आपका स्टार्ट होगा फेज 2। फेज 2 में आपको प्रेफरेंस भरनी होती है और आपको क्या करना होता है, सब्जेक्ट मैपिंग करना होता है। सब्जेक्ट मैपिंग करना होता है, ठीक है। और फेज 3 में क्या होता है, फेज 3 में आपको सीट मिलती है, कॉलेज पे जाना होता है। सीट एलोकेशन, सीट एलोकेशन होती है, मतलब सीट मिलती है एंड कॉलेज पे जाना होता है, कॉलेज रिपोर्टिंग। और फिर कॉलेज पे बाकी फीस देनी होती है। कॉलेज पे जा करके कॉलेज की एडमिशन फीस देनी होती है।
क्या इसमें कोई सिक्योरिटी मनी लगती है? तो आंसर है नहीं, यहाँ कोई भी सिक्योरिटी मनी नहीं लगती, यहाँ पे कोई भी सिक्योरिटी मनी नहीं लगती। यानी कि कॉलेज मिलने के बाद अगर आप छोड़ भी देते हो तो भी कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, ठीक है, ये अच्छी बात है यहाँ पे। अच्छा, अब एक एक फेज को डिटेल में समझ लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फेज 1 की। सबसे पहले बात करते हैं हम फेज 1 की। फेज 1 का आपका स्टार्ट है। अच्छा, स्टार्ट है तो कहाँ से अप्लाई करना है? क्या सीयूटी की वेबसाइट से होगा? आंसर है नहीं, सीयूटी का काम होता है सिर्फ एग्जाम कराना। इसके बाद काउंसलिंग अपने कॉलेज अपना खुद की वेबसाइट से कराते हैं। तो डीयू की जो वेबसाइट है काउंसलिंग के लिए, उस वेबसाइट का नाम है, डीयू की जो वेबसाइट काउंसलिंग करवाती है उस वेबसाइट का नाम है CSAS। CSAS का फुल फॉर्म होता है कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम। कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम। देखो डीयू में क्या है, टोटल जो कॉलेज अगर संख्या बताऊं तो टोटल कॉलेज जो है वो आपके 69 है। मतलब सोचो 69 कॉलेज है, तो 69 कॉलेज में किस में आप एडमिशन लेना चाहते हो, किस हिसाब के आपके मार्क्स हैं, उसके लिए काउंसलिंग करानी पड़ेगी ना। तो ये इसीलिए डीयू खुद अपनी काउंसलिंग कराता है और उसकी काउंसलिंग के वेबसाइट को हम कहते हैं CSAS। काउंसलिंग का जो पोर्टल है, काउंसलिंग का जो सिस्टम है, उसे हम कहते हैं CSAS। इस सिस्टम पे कैसे जाना है, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में अटैच करके दे दूंगी और अभी ये लिंक ढूंढना भी आपको सिखाऊंगी, ठीक है। तो CSAS पे जा करके आपको रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन में क्या करना होगा समझाती हूँ। रजिस्ट्रेशन में आपको सिंपली क्या करना है, अपना एप्लीकेशन नंबर डालना है। एप्लीकेशन नंबर, जो आपका सीयूटी का एप्लीकेशन नंबर है वो आपको एप्लीकेशन नंबर डालना है, अपना डेट ऑफ बर्थ डालना है और नीचे कैप्चा कोड दिया होगा वो डालना है और डाल करके आपको लॉगिन कर देना है, ठीक है। कहाँ पे लॉगिन करना है? CSAS के पोर्टल पे, अभी बताऊंगी लास्ट में कैसे करना है। तो एप्लीकेशन नंबर लगेगा, डेट ऑफ बर्थ लगेगा, आपका लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन होने के बाद आपको क्या करना है, आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स भरनी है, ठीक है। आपको क्या करना है, अपनी पर्सनल डिटेल्स भरनी है। पर्सनल डिटेल्स में क्या क्या लगेगा ध्यान से समझ लो। पर्सनल डिटेल्स में आपके पापा का नाम, पेरेंट्स मम्मी पापा दोनों का नाम लगेगा, ठीक है। इसके बाद आपका कैटेगरी लगेगा, कैटेगरी कौन सी कैटेगरी के हो आप, ठीक है। आपका जेंडर लगेगा, कैटेगरी सर्टिफिकेट भी अपलोड करना है। तो 1 अप्रैल 2025 के बाद का कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए OBC और EWS का, और SC ST का पुराना भी चल जाएगा। और जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो आपका सेंट्रल लेवल का लगेगा, सेंट्रल, स्टेट का नहीं लगेगा, सेंट्रल लेवल का लगेगा, ठीक है। ध्यान रहे कैटेगरी सर्टिफिकेट, और अपलोड करना है, सिर्फ सेलेक्ट नहीं करना है, अपलोड करना है, ठीक है। इसके बाद जेंडर के बाद आपका ईमेल आईडी, जो भी आपका ईमेल आईडी हमेशा एक्टिव हो वो यूज करें, और मोबाइल नंबर। एक बात का और ध्यान रखिएगा, जब आप लॉगिन करेंगे ना तो आपके मोबाइल नंबर जो आपने सीयूटी के फॉर्म में डाला था उस पर OTP आएगी और वो OTP डालना होता है, वो OTP डालना पड़ेगा। और यहाँ पे आप चाहो बाद में तो अपना मोबाइल नंबर चेंज भी कर सकते हो या तो वही मोबाइल नंबर डाल सकते हो, आपकी मर्जी, ठीक है। इसके बाद आपके बैंक की अकाउंट डिटेल लगेगी, बैंक की अकाउंट डिटेल्स यहाँ पे लगेंगी, आपको डालनी पड़ेगी, ठीक है। समझ गए बात? तो इतना काम आपको करना होगा। इतना काम करने के बाद जब आप सबमिट कर दोगे तो वापस से इसे चेंज नहीं कर सकते, कोई करेक्शन का मौका आपको नहीं मिलेगा, इसलिए सब कुछ सही सही भरना। और कोई भी सिक्योरिटी मनी नहीं लगने वाली है, सिक्योरिटी मनी कोई भी नहीं लगेगी। सिक्योरिटी मनी कई लोग पूछते हैं तो मैं बता दूं सिक्योरिटी मनी यहाँ पे नहीं लगती, ठीक है। इतना करने के बाद आपको फीस पेमेंट करना है, जो फीस मैं आपको शुरू में बता चुकी हूँ वो फीस पेमेंट करना है, आपका काम खत्म, ठीक है। अच्छा, पर्सनल डिटेल्स इतना करोगे तो कुछ चीजें अपलोड भी करनी पड़ेंगी। क्या करना पड़ेगा? कुछ चीजें अपलोड करनी पड़ेंगी, ठीक है। अपलोड में क्या क्या करना होगा? अपलोड में आपका कास्ट सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना होगा। अगर आप माइनॉरिटी से बिलोंग करते हो तो माइनॉरिटी सर्टिफिकेट लगेगा। अगर आपका कोई एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट है लाइक PWD, स्पोर्ट्स कोटा सर्टिफिकेट, जो भी आपका है वो यहाँ पे आपको अपलोड करना होगा, ठीक है। या फिर आप सिंगल गर्ल चाइल्ड हो, मतलब अपने माँ बाप की एक अकेली लड़की हो और आपके कोई भाई बहन नहीं है, सिंगल गर्ल चाइल्ड हो, तो उस चीज़ का भी आपको बेनिफिट दिया जाएगा, तो वो भी आप अपलोड कर सकते हो उसका सर्टिफिकेट। इसके बाद लास्ट बात ये, अगर आप
ऑर्फन हो यानी कि आपके माँ बाप नहीं हैं, तो उसका सर्टिफिकेट भी आपको अपलोड करना होगा, इससे आपको बेनिफिट मिलता है। इतना अपलोड करने के बाद लास्ट में फीस देना है। फीस आपको सारा चीज अपलोड करने के बाद देना है। फीस देने के बाद आपका काम खत्म। यहाँ पे फिर आपको कुछ नहीं करना है, फेज 1 खत्म हो गया। जो आपका फेज 1 है यहाँ पे खत्म हो जाता है, फेज 1 आपका खत्म। ठीक है, क्या करना होगा, सब्जेक्ट मैपिंग एंड प्रेफरेंस फिलिंग। फेज 2 में आपको क्या करना होगा, फेज 2 में आपको सब्जेक्ट मैपिंग करना होगा और आपको क्या करना होगा, प्रेफरेंस फिलिंग। ठीक है, तो अब इन दोनों को एक एक करके हम समझते हैं, ये दोनों समझना बहुत जरूरी है। क्लियर? तो सब्जेक्ट मैपिंग समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। सब्जेक्ट मैपिंग समझे बिना आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट ना करें, मेरा यही सुझाव होगा। क्यों ये सुझाव है, आज का वीडियो देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो सब कुछ मैं बेसिक से आपके लिए सीयूटी काउंसलिंग के लिए बता रही हूं। ओके, देखिए सब्जेक्ट मैपिंग, सब्जेक्ट मैपिंग सबसे पहले समझ लेते हैं। सब्जेक्ट मैपिंग, सब्जेक्ट मैपिंग। ठीक है, सब्जेक्ट मैपिंग क्या होता है, डीयू का अपना एक नियम है। वो नियम ये कहता है कि आप सीयूटी में उसे सब्जेक्ट का एग्जाम दीजिए, सीयूटी सब्जेक्ट वही लीजिए जो आपका 12th में हो, सीयूटी सब्जेक्ट वही लीजिए जो आपका 12th में हो, 12th में हो वही वाले सब्जेक्ट लीजिए। और अगर मान लीजिए 12th में वो सब्जेक्ट नहीं है तो कम से कम रिलेटेड सब्जेक्ट हो। क्या हो, रिलेटेड सब्जेक्ट हो। रिलेटेड सब्जेक्ट का क्या मतलब होता है समझो, जैसे 12th में आपने फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी लिया है, मान लेते हैं 12th में आपने फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी लिया है, या फिर 12th में आपने बायोकेमिस्ट्री लिया है, तो आप सीयूटी में क्योंकि बायोकेमिस्ट्री बायोलॉजी आपस में रिलेटेड हैं तो आप ले सकते हो। ठीक है, मान लेते हैं 12th में आपने लिया है मैथ्स, तो आप सीयूटी के सब्जेक्ट में आप अप्लाइड मैथ ले सकते हो, अप्लाइड मैथ ले सकते हो, क्योंकि ये रिलेटेड सब्जेक्ट है ना, आपस में रिलेटेड है। इसका सब्जेक्ट का जो सिलेबस है वो लगभग मैच करेगा। तो या तो आपका 12th का ही सब्जेक्ट आप सीयूटी में लो, या तो उससे रिलेटेड सब्जेक्ट आप सीयूटी में लो, ऐसा दिल्ली यूनिवर्सिटी कहती है। तीसरी बात, अगर आपका ऐसा भी नहीं है तो कम से कम ऐसा सब्जेक्ट लीजिए जिसका 50% सिलेबस आपके 12th से मैच करे। 50% 12th का सिलेबस आपके सीयूटी सब्जेक्ट से मैच करना चाहिए। ठीक है, अगर ऐसा भी नहीं है तो आपके लिए एक और ऑप्शन है, तो आप सिर्फ जनरल टेस्ट के बेसिस पे जो कोर्स है उनके लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर ऐसा भी नहीं है तो कम से कम लैंग्वेज मैच करनी चाहिए। जैसे मान लो आपने सीयूटी में इंग्लिश लैंग्वेज दिया हुआ है, तो आपके 12th में भी इंग्लिश होना जरूरी है। अगर आपने इंग्लिश लैंग्वेज में एग्जाम दिया और आपके 12th में इंग्लिश नहीं था तो आप डीयू के कोर्स के लिए एलिजिबल नहीं कहलाओगे। इनमें से कम कोई एक होना चाहिए। जैसे मान लेते हैं 12th में जो सब्जेक्ट है वही सीयूटी में आपने एग्जाम दिया, तो उन सब्जेक्ट के बेस पे जो भी कोर्सेज हैं उसके लिए आप एलिजिबल हो। रिलेटेड सब्जेक्ट में आपने एग्जाम दिया है तो भी इन सब्जेक्ट के बेस पे जो भी डीयू में कोर्सेज हैं उसके लिए आप एलिजिबल हो। आपने 50% सिलेबस मैच करने वाले सब्जेक्ट में एग्जाम दिया है तो भी आप डीयू में कोर्सेज के लिए एलिजिबल हो जो इन सब्जेक्ट के बेस पे होते हो। आपने जनरल टेस्ट में एग्जाम दिया तो जनरल टेस्ट के बेसिस पे जो आपका सब्जेक्ट जो कोर्स मिलने वाला होगा सीयूटी में वो आपको मिल जाएगा। अगर आपने लैंग्वेज टेस्ट दिया है और ये लैंग्वेज आपके 12th में था तो इस लैंग्वेज के बेस पे जो आपको कोर्स मिलना है वो मिल जाएगा। यानी सीयूटी के सब्जेक्ट मैपिंग जो है वो आपके जनरल टेस्ट पे वैलिड नहीं है। जनरल टेस्ट अगर आपके 12th में नहीं है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर भी आप एलिजिबल हो। नहीं है तो भी आप एलिजिबल हो। सब्जेक्ट मैपिंग जनरल टेस्ट पे मैटर नहीं करती है, बाकी सब में आपका 12th से रिलेशन है। अगर सीयूटी में आपने कोई ऐसा सब्जेक्ट लिया है जिसका आपका 12th से कोई लेना देना नहीं, तो उस केस में डीयू की काउंसलिंग उस सब्जेक्ट से आप नहीं करवा सकते। बात समझ गए? क्लियर है इतनी बात? यही चीज सब्जेक्ट मैपिंग कहलाती है। एक और बात, इसमें दो चीज ध्यान रखनी हो, एक तो आपका 12th से रिलेटेड हो और दूसरा जैसे मान लेते हैं आप बीएससी फिजिक्स के लिए अप्लाई करने जा रहे हो और बीएससी फिजिक्स के लिए डीयू में कहा गया है कि आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में एग्जाम दिए होने चाहिए। ठीक है, वरना आप अप्लाई नहीं कर सकते। मान लेते हैं कि एग्जाम्पल ले रही हूँ, ठीक है, तो उस केस में आपका 12th में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी होना चाहिए और आपने सीयूटी में भी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में एग्जाम दिया होना चाहिए। मान लेते हैं अगर आपका 12th में आर्ट्स था,
और आपने सीयूटी में ये एग्जाम दिया और आप ये कोर्स चाहते हो तो नहीं मिल सकता, क्योंकि 12th का सब्जेक्ट आपके सीयूटी के सब्जेक्ट से मैच नहीं कर रहा, तो आप डीयू के लिए एलिजिबल नहीं हो, आप डीयू में बीएससी फिजिक्स नहीं कर सकते। बात समझ गए? ठीक है, एक और एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ। जैसे मान लेते हैं आपका 12th में आपका क्या था, आर्ट्स था, आर्ट्स का कोई सब्जेक्ट था, जैसे मान लेते हैं सोशल साइंस था, लेकिन आप चाह रहे हो काश मैं बीएमएलटी का कोर्स कर लूँ, बीएमएलटी। और बीएमएलटी के लिए डीयू में क्या मांगा गया है, बीएमएलटी के लिए डीयू में आपके मांगा गया है कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी चाहिए। तो आपने ये देख करके 12th में भले ही आर्ट्स था, आपने सीयूटी में क्या किया, सीयूटी में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में एग्जाम दे दिया। तो अब सब्जेक्ट मैपिंग होगी तो ये देखा जाएगा कि अरे आपका तो 12th में तो ये था, और फिर यहाँ इस वाइज तो आप एलिजिबल हो, लेकिन यहाँ से आप एलिजिबल नहीं हो, तो फिर अगेन आप डीयू में एडमिशन नहीं ले पाओगे। आपका 12th भी मैच करना चाहिए और सीयूटी के सब्जेक्ट कोर्स की एलिजिबिलिटी से भी मैच करने चाहिए। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया। ये है आपकी सब्जेक्ट मैपिंग, पूरी तरह से ये आपकी सब्जेक्ट मैपिंग है। और इसे किए बिना अगर आप काउंसलिंग करा रहे हो तो उस काउंसलिंग का कोई मतलब नहीं है, सिर्फ आपके पैसे फंसने वाले हैं, कॉलेज आपको कोई नहीं मिलेगा। और अगर कॉलेज मिल भी जाता है तो रिपोर्टिंग के दौरान आपके एडमिशन को कैंसिल कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये तीनों ही मैच करना जरूरी है, आपके 12th का सब्जेक्ट, आपके सीयूटी का सब्जेक्ट, प्लस डीयू में किस कोर्स के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उसका सब्जेक्ट। ये तीनों चीजें मैच होना जरूरी है, तभी आपकी सब्जेक्ट मैपिंग कंप्लीट होती है। किस किस का, मैं एक बार फिर से रिवाइज कर दे रही हूं आपके लिए। आपका डीयू में जो कोर्स आप भर रहे हो, कोर्स, उस कोर्स के लिए जो सब्जेक्ट चाहिए, उस कोर्स के लिए डीयू में कुछ सब्जेक्ट चाहिए, उस कोर्स के सब्जेक्ट प्लस आपके सीयूटी के सब्जेक्ट, सीयूटी के सब्जेक्ट प्लस आपके 12th के सब्जेक्ट। जब तक ये तीनों सब्जेक्ट मैच नहीं करते तब तक आपके सब्जेक्ट मैपिंग नहीं होती, और जब तक आपके सब्जेक्ट मैपिंग नहीं होगी, ये तीनों चीजें मैच नहीं करेंगे, तब तक आपको एडमिशन नहीं मिलेगा, तब तक आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। आपके पैसे ले लिए जाएंगे, ये काउंसलिंग के थ्रू जो 2500 रुपए है वो पैसे आपके ले लिए जाएंगे, और पूरी काउंसलिंग करा लोगे तो लास्ट में पता चलेगा अरे हमारे ये तो सब्जेक्ट मैपिंग हुआ ही नहीं था, जिसकी वजह से हमें एडमिशन नहीं मिला। तो इसलिए सब्जेक्ट मैपिंग के बिना आप काउंसलिंग में अप्लाई मत करिए। और सब्जेक्ट मैपिंग में हमारी आपको हेल्प चाहिए तो अगेन मैंने पहले ही आपको बता रखा है काउंसलिंग की प्रोसेस, काउंसलिंग की फीस, उसमें आप हेल्प ले सकते हो। सिर्फ आपको सब्जेक्ट मैपिंग के लिए ही हमसे बात करनी है तो आप हमसे 500 के पेमेंट में भी बात कर सकते हो। जितने भी कोर्स के लिए आपको हमसे सब्जेक्ट मैपिंग करवानी है हम आपके लिए करवा देंगे। ओके, तो आप व्हाट्सएप नंबर पे हमारे डाउट लिख के भेज सकते हो कि हमें सिर्फ सब्जेक्ट मैपिंग करानी है, तो वो भी मैं आपको करके दे दूंगी। क्लियर? मैं आपके हर वक्त पे साथ हूँ, लेकिन एक एक बच्चे से बात करने के लिए हमें पर्सनल टाइम निकालना पड़ेगा, जिसकी वजह से हम पेमेंट चार्ज कर रहे हैं। बाकी अगर हम समझा रहे हैं, आप खुद समझ के कर लो, वेल एंड गुड, आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी पेमेंट करने की। ठीक है, हम समझा इसीलिए रहे हैं ताकि आप खुद समझ पाओ, लेकिन बाई चांस नहीं समझ में आ रहा है, फंस जा रहे हो, तो वो आप फंस ना पाओ, इसलिए हमने कॉल की सुविधा ओपन कर ली है। अब बाकी आपकी मर्जी। सो हमने सब्जेक्ट मैपिंग डिस्कस कर लिया, अब हम डिस्कस करते हैं प्रेफरेंस फिलिंग। ठीक है, सब्जेक्ट मैपिंग करने के बाद जो पहला काम आएगा आपका, देखिए फेज 2 में पहला काम था सब्जेक्ट मैपिंग। ठीक है, सब्जेक्ट मैपिंग के बारे में हमने डिटेल में समझ लिया। अब हम करेंगे प्रेफरेंस फिलिंग। प्रेफरेंस फिलिंग, क्योंकि बिना प्रेफरेंस फिलिंग किए आप आगे कैसे बढ़ोगे। प्रेफरेंस फिलिंग का मतलब होता है कि कॉलेज भरना है आपको, कॉलेज एंड कोर्स, कॉलेज एंड कोर्स आपको फिल करना है। ठीक है, कॉलेज कोर्स फिल नहीं करोगे तो फिर आपको कॉलेज मिलेगा कैसे, और जितने भी आप कॉलेज कोर्स फिल करोगे उसी में से कॉलेजेस मिलेंगे, कहीं बाहर से नहीं मिलेगा आपको, कोई अपने आप कोर्स या कॉलेज नहीं मिल जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं इस तरह का डाउट, तो मैंने ये चीज़ क्लियर कर दिया। जो चीज़ आप भरोगे उसी में से मिलना होगा तो मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो जिस हिसाब के आपके मार्क्स हो उसी हिसाब से कोर्स एंड कॉलेज भरिए, और सब्जेक्ट मैपिंग करने के बाद ही भरिए। और ये चीज़ अभी भी एक्टिव है, चल रही है, प्रेफरेंस फिलिंग और सब्जेक्ट मैपिंग अभी चल रही है। ठीक है, हमारी कोई हेल्प चाहिए तो आप हमसे हेल्प ले सकते हो कॉमेंट्स में, वीडियोज़ के थ्रू या फिर कॉल के थ्रू। ठीक है, आपकी मर्जी। तो प्रेफरेंस फिलिंग अभी चल रही है, कॉलेज एंड कोर्सेज आपको भरने हैं, तो आप अपने अनुसार जो कोर्स भरना चाहते हैं वो कोर्स भरिए और उस कोर्स का कॉलेज भरिए। ठीक है, और भरने के बाद आप एक दो मत भरिए, आप कई सारे भरिए, बहुत सारे आप भरिए। ठीक है, जितना आप भरना चाहें उतना भर सकते हैं। प्रेफरेंस फिलिंग करने के बाद आपको सबमिट कर देना है।
ये सबमिट कर देने से आपका फेज 2 खत्म हो जाएगा। आपको क्या करना है, सबमिट कर देना है। जस्ट अ मिनट। इतना करने के बाद आपको सबमिट कर देना है। आपको फेज 2 में पैसे देने की जरूरत नहीं होती। फेज 1 में पैसे लगते हैं, फेज 2 में पैसे नहीं लगते, ना ही फेज 3 में पैसे लगेंगे। इतना करने के बाद आपको सबमिट कर देना है। सबमिट करने के कुछ टाइम बाद सिमुलेटेड रैंक आएगी। अब ये सिमुलेटेड रैंक क्या है, सिमुलेटेड रैंक आएगी। अब ये सिमुलेटेड रैंक क्या है, इसको हम ध्यान से अच्छे से समझ लेते हैं। सिमुलेटेड रैंक की अगर हम बात करें तो कब आ रही है, ये फेज 2 खत्म होने के बाद। फेज 2 में आपने क्या किया था, कॉलेज भरा था, कॉलेज फिल किया था एंड कोर्स फिल किया था। तो आप जैसे बहुत सारे बच्चों ने कॉलेज और कोर्स फिल किया होगा। तो जैसे मान लेते हैं कि 100 बच्चों ने सेम कॉलेज एंड कोर्स भरा। उनमें से किसी बच्चे के मार्क्स ज्यादा होंगे, किसी बच्चे के मार्क्स कम होंगे, किसी बच्चे के मार्क्स और कम होंगे। तो सिमुलेटेड रैंक में आपको मालूम चलता है कि आपसे आगे इस कोर्स और इस कॉलेज के लिए कितने बच्चे हैं, तो जिससे आपको समझ आ पाता है कि आपको सीट मिल पाएगी कि नहीं। सिमुलेटेड रैंक में मालूम चलता है कि इस कॉलेज के लिए, इस कोर्स के लिए आपसे कितने बच्चे आगे हैं, वो सिमुलेटेड रैंक में आपको दिखेगा। जो कोर्स और कॉलेज आपने भरा है, उसी कोर्स और कॉलेज के लिए आपसे आगे कितने बच्चे हैं जिसने डीयू में अप्लाई कर रखा है, ये आपको पता चलता है। तो इसे जब आप देखोगे तो ये सोच पाओगे कि अरे मैं तो अभी बहुत पीछे हूँ, बहुत सारे बच्चों ने भर दिया, मैं तो बहुत पीछे हूँ। तो आप चाहो तो सिमुलेटेड रैंक आने के बाद अपने कोर्स और कॉलेज की फीलिंग को चेंज कर सकते हो, बदलाव कर सकते हो और ये देख सकते हो, जान सकते हो कि किसमें आपको मिलने के चांसेस हैं। तो सिमुलेटेड रैंक आने के बाद आप जरूर चेक करें कि आपकी कितनी रैंक आ रही है आपके कोर्स और कॉलेज के लिए। क्या आपको कॉलेज उससे मिल पाएगा? अगर बहुत ज़्यादा रैंक आ रही है, लाखों में आ रही है, तो लाखों सीट तो होती नहीं है डीयू में। तो इसलिए आपकी अगर रैंक बहुत ज़्यादा आ रही है तो आप उसे कॉलेज और कोर्स चेंज करें, और उससे रिलेटेड आप समझ सकते हैं कि आपके मार्क्स पे आपको मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। सिमुलेटेड रैंक से ही आधी कहानी क्लियर हो जाती है कि बच्चे को कॉलेज मिलेगा या नहीं। तो सिमुलेटेड रैंक का सीधा सा यही मतलब है कि आपके कोर्स, आपके कॉलेज से ऊपर आगे कितने सारे बच्चे हैं, आपको सीट मिल पाएगी कि नहीं। और अगर आप एनालाइज कर पा रहे हो कि नहीं मिल पा रही है, तो आप सिमुलेटेड रैंक आने के बाद अपना जो कॉलेज का प्रेफरेंस है और कोर्स का प्रेफरेंस है वो चेंज करके सबमिट कर सकते हो। सिमुलेटेड रैंक का इतना सा मतलब होता है। सिमुलेटेड रैंक आपको हेल्प करती है कॉलेज का डिसाइड करने में, प्रेफरेंस ऑर्डर डिसाइड करने में। ठीक है, कोई और दिक्कत, कोई परेशानी होती है कमेंट में मेंशन करिए। डीयू से रिलेटेड मैंने बहुत सारे वीडियो बना दिए हैं। डीयू ऑल कोर्सेज एंड कॉलेज लिस्ट, डीयू बायो रिलेटेड कोर्सेज, दिल्ली यूनिवर्सिटी के फूड टेक्नोलॉजी कोर्सेज, दिल्ली यूनिवर्सिटी की डिटेल वीडियो, सब कुछ मैंने आपके लिए बना दिया है। इन सारी वीडियोज़ पे आप गौर कर सकते हो। ठीक है, सो दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। विश यू ऑल द बेस्ट। कोई दिक्कत, कोई परेशानी होती है कमेंट में मेंशन करिए। मैं और अनूप सर आपकी हेल्प के लिए हमेशा तैयार है और आपके कमेंट्स पे वीडियो बनाने के लिए हमेशा तैयार हैं। दैट्स ऑल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय, टेक केयर।